नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी की इस प्रैक्टिस सीरीज में। हम केवीएस पीजीटी हिंदी के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज की क्लास में हम वितान भाग 2 यानी कक्षा 12 की हिंदी आधार पुस्तक से प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें पाठों के नाम हैं सिल्वर वेडिंग मनोहर श्याम जोशी की, जूझ आनंद यादव का और अतीत में दबे पांव ओम थानवी का। इससे प्रश्नों को देखेंगे और सबसे पहले हम सिल्वर वेडिंग जो कि मनोहर श्याम जोशी का है, इससे प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्नों के आंसर भी मैं साथ में पढ़ती चलूंगी, तो आप केवल सुनकर या कहीं जा रहे हैं, पेपर देने भी जा रहे हैं, बहुत लोग रास्ते में होंगे, तो सुनते हुए भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। ईयरफोन लगाकर आराम से सुन सकते हैं। प्रश्नों के साथ मैं इसका उत्तर भी बोलती चली जाऊंगी। पहला प्रश्न है कि यशोधर बाबू अपने बच्चों तथा पत्नी से क्या चाहते थे? सही उत्तर है सम्मान। अगला प्रश्न है कि सिल्वर वेडिंग पाठ के लेखक का क्या नाम है? सही उत्तर हो जाएगा मनोहर श्याम जोशी। अगला प्रश्न है सिल्वर वेडिंग कहानी के कथानायक का क्या नाम है? सही उत्तर है यशोधर बाबू। अगला प्रश्न है कि यशोधर बाबू किसको अपना आदर्श मानते थे? सही उत्तर हो जाएगा किसनदा को। अगला प्रश्न है यशोधर बाबू सर्वप्रथम किस पद पर नियुक्त हुए थे? सही उत्तर हो जाएगा बाय सर्विस। अगला प्रश्न है कि यशोधर बाबू का पूरा नाम क्या था? तो उनका पूरा नाम था वाई डी पंत। अगला प्रश्न है कि यशोधर बाबू के विवाह की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? सही उत्तर है इसका 25वीं। अगला प्रश्न, दफ्तर के बाबुओं को अपनी सिल्वर वेडिंग के लिए यशोधर बाबू ने कुल कितने रुपए दिए? सही उत्तर हो जाएगा इसका 30 रुपए। अगला प्रश्न, लेखक ने यशोधर बाबू को किसनदा का कौन सा पुत्र कहा है? सही उत्तर हो जाएगा मानस पुत्र। अगला प्रश्न, यशोधर बाबू मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? तो यह कुमाऊं के रहने वाले थे। अगला प्रश्न, किसनदा यशोधर को क्या कहकर बुलाते थे? सही उत्तर हो जाएगा भाऊ। अगला प्रश्न, सिल्वर वेडिंग में गाउन पहनते समय यशोधर बाबू को कौन सी बातें चुभी? सही उत्तर हो जाएगा दूध लाने की बात। अगला प्रश्न है कि जब सब्जी लेकर यशोधर बाबू घर पहुंचे तो उनकी कैसी दशा थी? सही उत्तर हो जाएगा द्वारिका से लौटे सुदामा जैसी। अगला प्रश्न देखते हैं, यशोधर बाबू के कितने बेटे थे? सही उत्तर हो जाएगा 3 बेटे थे। अगला प्रश्न है कि यशोधर बाबू किस प्रकार के जीवन के पक्षधर थे? सही उत्तर है सादगी पूर्ण। अगला प्रश्न कि यशोधर बाबू जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हुए हैं? पुरानी परंपराओं से। अगला प्रश्न है कि यशोधर बाबू की पत्नी किसका साथ देती हैं? तो वह अपने बच्चों का साथ देती हैं। अगला प्रश्न है कि यशोधर बाबू के लड़के को कितने रुपए मासिक नौकरी मिली थी? तो यह 1500 रुपये मासिक नौकरी मिली थी। अगला प्रश्न है कि यशोधर बाबू का अपने बच्चों के प्रति व्यवहार कैसा था? सही उत्तर हो जाएगा अलगाव भरा। अगला प्रश्न है यशोधर बाबू के क्वार्टर में कितने कमरे थे? सही उत्तर हो जाएगा इसका 2 कमरे थे। अगला प्रश्न है कि सिल्वर वेडिंग पर भूषण ने अपने पिता को क्या उपहार दिया था? और सही उत्तर है ऊनी ड्रेसिंग गाउन। अब हम पाठ जूझ आनंद यादव के पाठ से प्रश्नों को देखेंगे, जैसे कि लेखक का दादा जल्दी कोल्हू क्यों चलाता था? सही उत्तर हो जाएगा अधिक पैसे के लिए। अगला प्रश्न है कि लेखक की कक्षा के मॉनिटर का क्या नाम था? सही उत्तर है वसंत पाटिल। अगला प्रश्न है कि कहानी के शीर्षक जूझ का क्या अर्थ होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा संघर्ष। अगला प्रश्न है कि जूझ के पाठ के रचयिता कौन है? सही उत्तर है इसका आनंद यादव। अगला प्रश्न है कि जूझ उपन्यास मूलतः किस भाषा में रचित है? तो यह मराठी भाषा में रचित है। अगला प्रश्न है कि जूझ के कथानायक का क्या नाम बताया गया है? सही है आनंदा। अगला प्रश्न, पाठशाला जाने की बात लेखक ने सबसे पहले किससे की थी? सही उत्तर है माँ से। अगला प्रश्न, पढ़ाई के लिए लेखक अपनी माँ के साथ किसके पास गया? सही उत्तर हो जाएगा दत्ता जी राव। अगला प्रश्न, सौंदलगेकर किस विषय का अध्यापक था? सही उत्तर हो जाएगा इसका मराठी का। अगला प्रश्न, लेखक की मां के अनुसार उसका पति दिन भर किसके पास रहता है? सही उत्तर है रखमा बाई। अगला प्रश्न है, खेत का कौन सा काम समाप्त होने के बाद लेखक ने मां से पढ़ाई की बात की? सही उत्तर है कोल्हू का काम। अगला प्रश्न, लेखक पढ़ना क्यों चाहता है? सही उत्तर है नौकरी के लिए। अगला प्रश्न,
लेखक की मां के अनुसार पढ़ाई की बात करने पर लेखक का पिता कैसे गुर्राता है? सही उत्तर हो जाएगा इसका जंगली सूअर के समान। अगला प्रश्न है कि लेखक की मां के अनुसार उसके पति ने लेखक को पाठशाला जाने से क्यों रोक दिया? सही उत्तर हो जाएगा खुद काम से बचने के लिए। अगला प्रश्न है कि दादा राव साहब के यहाँ तत्काल क्यों चला गया? सही उत्तर हो जाएगा अपना सम्मान समझकर। अगला प्रश्न, लेखक के पिता का क्या नाम था? तो उसका नाम था रतनाप्पा। अगला प्रश्न है कि शर्त के अनुसार पाठशाला जाने से पहले लेखक को सवेरे कितने बजे तक खेत में काम करना होता था? सही उत्तर है इसका 11 बजे तक। अगला प्रश्न, स्कूल से छुट्टी के बाद लेखक को कितने घंटे पशु चराने होते थे? सही उत्तर है इसका 1 घंटा। अगला प्रश्न है, लेखक के कक्षा अध्यापक का क्या नाम था? सही उत्तर है इसका मंत्री, उनका नाम था मंत्री। अगला प्रश्न, जूझ कहानी के लेखक की किस प्रवृत्ति का उद्घाटन हुआ है? सही उत्तर है संघर्षमयी प्रवृत्ति का। अगला प्रश्न, जिस शरारती लड़के ने लेखक के सिर से गमछा छीना था उसका क्या नाम था? उसका नाम था चहवाण। अगला प्रश्न है, लेखक को गणित पढ़ाने वाले मास्टर का क्या नाम था? सही उत्तर हो जाएगा इसका मंत्री। अगला प्रश्न है, लेखक के दादा यानी पिता की कैसी प्रवृत्ति थी? तो लेखक के पिता गुस्सैल और हिंसक थे। सही उत्तर हो जाएगा गुस्सैल और हिंसक। अब हम पाठ 3 अतीत में दबे पांव ओम थानवी की रचना से प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, कोठार किसके काम आता होगा? सही उत्तर है अनाज जमा करने के लिए। अगला प्रश्न है, दाढ़ी वाली मूर्ति का नाम क्या रखा गया है? सही उत्तर है याजक नरेश। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदाड़ो हड़प्पा से प्राप्त हुई नर्तकी की मूर्ति किस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई है? तो वह दिल्ली संग्रहालय में रखी हुई है। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदाड़ो की गलियों तथा घरों को देखकर लेखक को किस प्रदेश का ख्याल आया? सही उत्तर है इसका राजस्थान। अगला प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो के घरों में टहलते हुए लेखक को किस गांव की याद आई थी? सही उत्तर है कुलधरा गांव की। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदाड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीजों की संख्या कितनी है? सही उत्तर है 50,000 से अधिक। अगला प्रश्न, खुदाई से प्राप्त गेहूं का रंग कैसा है? सही उत्तर है इसका काला। अगला प्रश्न है कि अजायब घर में तैनात व्यक्ति का नाम क्या था? सही उत्तर हो जाएगा इसका अली नवाज। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता की खूबी क्या है? सही उत्तर हो जाएगा सौंदर्य बोध। अगला प्रश्न है कि लेखक ने सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को क्या नाम दिया है? और इसका सही उत्तर हो जाएगा समाज पोषित। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदाड़ो अपने काल में किसका केंद्र रहा होगा? सही उत्तर है इसका सभ्यता का। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदाड़ो नगर कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, और यह 200 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 200 हेक्टेयर। अगला प्रश्न है कि भग्न इमारत में कितने खंबे हैं? सही उत्तर है 20 खंबे हैं। अगला प्रश्न है कि डीके हल्का किसके नाम पर रखा हुआ है? सही उत्तर है दीक्षित काशीनाथ के। अगला प्रश्न, मोहनजोदाड़ो की लंबी सड़क अब कितनी बची हुई है? सही उत्तर है 1/2 मील। अगला प्रश्न, मोहनजोदाड़ो में लगभग कितने कुएं थे? सही उत्तर है 700। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से फल उगाए जाते थे? तो खजूर और अंगूर के फल उगाए जाते थे। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कपास पैदा होती थी, इसका क्या प्रमाण है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका सूती कपड़ा। अगला प्रश्न है कि अतीत में दबे पांव नामक पाठ के रचयिता का नाम क्या है? सही उत्तर है ओम थानवी। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार मोहनजोदाड़ो की आबादी लगभग क्या थी? सही उत्तर हो जाएगा इसका 85,000। अगला प्रश्न, मोहनजोदाड़ो का नगर कितने हजार साल पहले का है? और इसका सही उत्तर है 5,000 साल। अगला प्रश्न, मोहनजोदाड़ो की मुख्य सड़क की चौड़ाई कितनी है? सही उत्तर है 33 फीट। अगला प्रश्न, मोहनजोदाड़ो की सभ्यता और संस्कृति किसकी शोभा बढ़ा रहे हैं? सही उत्तर हो जाएगा अजायब घर की। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदाड़ो के सबसे ऊंचे चबूतरे पर क्या विद्यमान है? सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध स्तूप। अगला प्रश्न है कि बौद्ध स्तूप कितने फुट ऊंचे चबूतरे पर निर्मित है? सही उत्तर है इसका 25 फुट। अगला प्रश्न, चबूतरे पर किसके कमरे बने हुए हैं? सही उत्तर है भिक्षुओं के।
अगला प्रश्न है कि राखाल दास बनर्जी यहाँ पर किस वर्ष आए थे? तो वह सन 1922 में वहाँ पर आए थे। अगला प्रश्न है कि राखाल दास बनर्जी कौन थे? तो वह थे पुरातत्ववेत्ता। अगला प्रश्न, मोहनजोदाड़ो को नागर भारत का सबसे पुराना क्या कहा गया है? सही उत्तर है लैंडस्केप। अगला प्रश्न, मोहनजोदाड़ो के वास्तुकला की तुलना किस नगर के साथ की गई है? सही उत्तर है चंडीगढ़ से। अगला प्रश्न, मोहनजोदाड़ो से सिंधु नदी कितनी दूरी पर बहती है? और इसका सही उत्तर है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, दक्षिण में टूटे फूटे घरों का जमघट किसकी बस्ती मानी गई है? सही उत्तर है कामगारों की। अगला प्रश्न है, महाकुंड कितने फुट लंबा है? और सही उत्तर है 40 फुट, 40 फुट लंबा था वो। अगला प्रश्न है कि महाकुंड की चौड़ाई कितनी है? तो चौड़ाई इसकी 25 फुट है, लंबाई इसकी 40 फुट है। महाकुंड की गहराई कितनी है? तो 7 फुट गहरा है यह। अगला प्रश्न, महाकुंड के 3 तरफ किसके कक्ष बने हुए हैं? सही उत्तर है साधुओं के। अगला प्रश्न है कि उत्तर में 2 पात कितने स्नान घर हैं? और इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 स्नान घर हैं। अगला प्रश्न है, कुंड के पानी के लिए क्या व्यवस्था है? सही उत्तर हो जाएगा कुआं। अब सभी पाठों से वन लाइनर प्रश्नों को देख लेते हैं, जैसे कि सिल्वर वेडिंग पाठ के लेखक का क्या नाम था? मनोहर श्याम जोशी। सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना क्या है? पीढ़ियों का अंतराल। सिल्वर वेडिंग कहानी किस पाठ विधा में रचित है? सही उत्तर है कहानी विधा। कहानी के अनुसार नई पीढ़ी किसे अधिक महत्व देती है? सही उत्तर है भौतिकता को। सिल्वर वेडिंग शादी की कौन सी सालगिरह होती है? सही उत्तर है इसका 25वीं। यशोधर बाबू के विवाह की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही थी? 25वीं। यशोधर बाबू का विवाह कब हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है 6 फरवरी 1947 को। यशोधर बाबू कैसे व्यक्ति थे? शांतिप्रिय, मर्यादित और संस्कारित व्यक्ति थे। सिल्वर वेडिंग कहानी के मुख्य पात्र कौन हैं? यशोधर बाबू। यशोधर बाबू का पूरा नाम वाई.डी. पंत। यशोधर बाबू किसे अपना आदर्श मानते थे? किसनदा को। किसनदा का पूरा नाम क्या था? कृष्णानंद पांडे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसनदा यशोधर बाबू को अपना कौन सा पुत्र मानते थे? मानस पुत्र। किसनदा यशोधर बाबू को क्या कहकर बुलाते थे? भाऊ यानी बेटा। दिल्ली आकर यशोधर बाबू किसकी छत्र छाया में रहने लगे थे? किसनदा की। कहानी सिल्वर वेडिंग में किसनदा की मृत्यु के संदर्भ में जो हुआ होगा से कहानीकार का क्या मतलब है? सही उत्तर हो जाएगा लेखक को किसनदा की मृत्यु का कारण नहीं पता था। अगला प्रश्न है कि पाठ में जो हुआ होगा वाक्य का संबंध किसके मृत्यु से है? सही उत्तर हो जाएगा किसनदा की मृत्यु से। अगला प्रश्न है कि मूर्ख लोग घर बनाते हैं और सयाने लोग उसमें रहते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन था किसनदा का। अगला प्रश्न है कि किसनदा कैसे हृदय वाले व्यक्ति थे? तो वह सरल हृदय के व्यक्ति थे। यशोधर बाबू अपने परिवार को किसके संस्कारों में ढालना चाहते थे? किसनदा के संस्कारों में ढालना चाहते थे। यशोधर बाबू कैसी जिंदगी जीना चाहते थे? सादगी भरी। यशोधर बाबू कहाँ के रहने वाले थे? उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा जिले के। यशोधर बाबू की कितनी संतानें थी? तो 4 संतानें थी। उनके 3 बेटे थे और 1 बेटी थी। यशोधर बाबू सर्वप्रथम किस पद पर नियुक्त हुए? बाय सर्विस के। यशोधर बाबू कौन से पद पर नियुक्त हुए? तो सेक्शन ऑफिसर बने थे। यशोधर बाबू को कौन सी सवारी निहायती बेहुदा लगती थी? सही उत्तर है इसका स्कूटर। यशोधर बाबू अपने ऑफिस कैसे जाते थे? वह पैदल जाते थे। यशोधर पंत रोजाना सुबह शाम अपनी घड़ी किससे मिलाते थे? दीवार घड़ी से। दफ्तर की घड़ी में कितना समय होने पर यशोधर पंत कर्मचारियों की सुस्ती पर कटाक्ष करते हैं? सही उत्तर है 5:25। अगला प्रश्न है कि यशोधर बाबू अपनी पत्नी और बच्चों से क्या उम्मीद रखते हैं? सही उत्तर हो जाएगा सम्मान की। अगला प्रश्न है कि अपनी पत्नी के मॉडर्न बनने पर यशोधर बाबू क्या कहकर उसका मजाक उड़ाते थे? तो वह कहते थे चटाई का लहंगा, साइनल बुढ़िया और बूढ़े मुँह मुहासे लोग देखे तमाशे। अगला प्रश्न है कि यशोधर बाबू की पत्नी किसका साथ देती थी? तो वह अपने बच्चों का साथ देती थी। यशोधर बाबू को चड्ढा की कौन सी बात इम्प्रॉपर महसूस होती थी? तो सही उत्तर हो जाएगा मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी के जूते से।
अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो उसका नाम था भूषण। यशोधर बाबू का बड़ा लड़का भूषण क्या करता था? तो वह एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था और उसे जो है 1500 रुपये महीने मिलते थे। यशोधर बाबू का दूसरा बेटा क्या करता था? वह आईएएस की तैयारी करता था। यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर कहाँ गया था? अमेरिका गया था। यशोधर बाबू की बेटी क्या करना चाहती थी? तो वो डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहती थी। अपनी सिल्वर वेडिंग की पार्टी के लिए यशोधर बाबू ने अपने ऑफिस वालों को कितने रुपए दिए थे? 30 रुपए दिए थे। ऑफिस से छुट्टी होने पर यशोधर बाबू कहाँ जाते थे? वह बिड़ला मंदिर जाते थे। यशोधर बाबू की किससे तकरार होती रहती थी? पत्नी और बच्चों से। यशोधर बाबू की बेटी क्या पहनती थी? वह जीन्स पहनती थी। यशोधर पंत की पत्नी कैसे सैंडल पहनती थी? ऊंची हील वाले। अपने बच्चों के साथ यशोधर पंत का व्यवहार कैसा था? अलगाव भरा। माँ की मृत्यु के पश्चात यशोधर पंत किसके पास रहे? अपनी बुआ के पास। यशोधर पंत की सिल्वर वेडिंग का प्रबंध किसने किया था? तो भूषण ने किया था, उनके बेटे ने किया था। बच्चों ने सिल्वर वेडिंग के अवसर पर यशोधर बाबू को क्या उपहार दिया था? ऊनी ड्रेसिंग गाउन। सिल्वर वेडिंग में ऊनी ड्रेसिंग गाउन उपहार लेते समय यशोधर बाबू के बेटे की कौन सी बात उनको चुभ गई थी? तो वह थी ऊनी ड्रेसिंग गाउन को पहनकर दूध लेने की बात। अगला प्रश्न है कि यशोधर बाबू कौन सी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं? सही उत्तर है पुरानी पीढ़ी का। यशोधर बाबू की बेटी शादी क्यों नहीं करना चाहती थी? क्योंकि वह डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहती थी। यशोधर बाबू किन वाक्यों को बार बार दोहराते थे? तो वो कहते थे समहाउ, इम्प्रॉपर और जो हुआ होगा। अगला प्रश्न है कि यशोधर बाबू अपने जीजा जी का हाल चाल पूछने के लिए कहाँ जाते हैं? वह जाते हैं अहमदाबाद। अगला प्रश्न है कि सिल्वर वेडिंग की कहानी किस बारे में बताती है? तो यह दो पीढ़ियों, पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच के जनरेशन गैप यानी वैचारिक मतभेदों को दर्शाती है। अगला प्रश्न है कि तजिया का क्या अर्थ है? सही उत्तर हो जाएगा व्यंग्यात्मक। यशोधर बाबू का परिवार किस संस्कृति में ढलने में सफल रहा? सही उत्तर हो जाएगा पाश्चात्य संस्कृति में। गिरीश कौन था? तो वह यशोधर की पत्नी का चचेरा भाई था। यशोधर बाबू के अनुसार कैसी विचारधारा संस्कारों और मर्यादाओं को समाप्त कर देती है? सही उत्तर हो जाएगा पाश्चात्य विचारधारा। अगला प्रश्न है कि हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी? यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन जो है यशोधर बाबू का ही है। अगला प्रश्न है कि सिल्वर वेडिंग पार्टी में यशोधर बाबू का व्यवहार कैसा था? तो उनका व्यवहार विचित्र था। यशोधर बाबू के जीवन में कौन सी 3 बातें महत्वपूर्ण थी? तो वह थी माता पिता के संस्कार, गुरुजनों की शिक्षा और साहित्य से जुड़ाव। अगला प्रश्न है कि तुम्हारी यह बाबा आदम के ज़माने की बातें मेरे बच्चे नहीं मानते तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं। यह कथन किसका है? यह यशोधर बाबू की पत्नी का कथन है। अगला प्रश्न है कि पत्नी और बच्चों के द्वारा अपने घर में किए जाने वाले आयोजनों पर कौन सी चीज़ यशोधर बाबू को सख्त नापसंद थी? सही उत्तर है इसका तरह तरह के लोगों का घर आना। अब हम वन लाइनर प्रश्नों को जूझ कहानी से देखेंगे। जूझ कहानी के लेखक कौन हैं? डॉक्टर आनंद यादव। आनंद यादव का पूरा नाम क्या है? आनंद रतन यादव। जूझ कहानी में नायक का क्या नाम बताया गया है? आनंदा। आनंद यादव का जन्म कब हुआ था? सन 1935 ईस्वी में। जूझ कहानी किस उपन्यास से ली गई है? तो यह मराठी उपन्यास है जिसका नाम है झोबी। अगला प्रश्न है कि इस उपन्यास को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो यह साहित्य पुरस्कार मिला है। ध्यान दीजिएगा, मराठी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। झोबी उपन्यास किस भाषा में लिखा गया है? मराठी भाषा में। जूझ कहानी के शीर्षक का क्या अर्थ है? सही उत्तर है संघर्ष करना, जुझारूपन। जूझ कहानी क्या संदेश देती है? संघर्ष करने की सीख देती है। जूझ कहानी से लेखक की किस प्रवृत्ति का उद्घाटन होता है यानी पता चलता है? तो वह है संघर्षमयी प्रवृत्ति। जूझ कहानी किस शैली में लिखी गई है? तो यह आत्मकथात्मक शैली या आत्मकथात्मक उपन्यास है। दरअसल जूझ कहानी लेखक आनंद यादव की आत्मकथा का हिस्सा है। अगला प्रश्न है कि जूझ उपन्यास किस श्रेणी का उपन्यास है? तो यह आत्मकथात्मक है। जूझ कहानी मराठी उपन्यास झोबी का एक हिस्सा है और इसका हिंदी अनुवाद किसने किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका हिंदी अनुवाद जो है केशव प्रथम वीर ने किया है।
जूझ कहानी के नायक की चरित्र विशेषताएं क्या हैं? वह संघर्षशील है, जुझारूपन है, परिश्रमी है और कविता के प्रति उसका लगाव है। आनंद यादव ने कौन से विषय में स्नातकोत्तर किया था यानी एमए किया था? तो सही उत्तर है मराठी एवं संस्कृत में। लेखक आनंद यादव के पिता ने उनकी पढ़ाई कब छुड़वा दी थी? जब वो 5वीं कक्षा में पढ़ते थे। लेखक ने दोबारा कौन सी कक्षा में दाखिला लिया था? सही उत्तर है 5वीं कक्षा में। लेखक के पिता का क्या नाम था? उनका नाम था रतनाप्पा। लेखक अपने पिता को क्या कहकर बुलाते थे? सही उत्तर है दादा। गांव के मुखिया का क्या नाम था? तो उनका नाम था दत्ताजी राव। लेखक अपने दादा यानी पिता के सामने बोलने की हिम्मत क्यों नहीं करते थे? क्योंकि उनके दादा यानी उनके पिता गुस्सैल और हिंसक स्वभाव के व्यक्ति थे। लेखक क्यों पढ़ना चाहते थे? क्योंकि वे पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पाना चाहते थे। पढ़ाई के लिए पिता को राजी करने का दबाव डालने के लिए लेखक अपनी माँ के साथ किसके पास गया? तो वो गए थे दत्ताजी राव के पास। पाठशाला जाने की बात लेखक ने सबसे पहले किससे की थी? तो उन्होंने अपनी माँ से की थी। लेखक को 7वीं कक्षा तक कौन पढ़ाना चाहता था? वो माँ थी। लेखक की मां के अनुसार उनके पति ने लेखक को पाठशाला जाने से क्यों रोक दिया था? ताकि उन्हें खुद काम न करना पड़े। किसके कहने पर लेखक के पिता ने लेखक को स्कूल भेजना शुरू किया था? गांव के मुखिया दत्ताजी राव के कहने पर। पाठशाला जाने का समय किस समय से था? तो सुबह 11 बजे से। शर्त के अनुसार पाठशाला जाने से पहले लेखक को सवेरे कितने बजे तक खेत में काम करना होता था? 11 बजे तक। लेखक का दादा यानी पिता जल्दी कोल्हू क्यों चलवाता था? क्योंकि वह अपने गुण से अच्छी कमाई करना चाहता था और अधिक पैसे कमाना चाहता था। जूझ पाठ के अनुसार लेखक के घर कोल्हू चलना कब से शुरू होता था? सही उत्तर है दिवाली के बाद। अगला प्रश्न है कि लेखक को किसने कविताएं लिखने के लिए प्रोत्साहित किया था? सही उत्तर है उनके मराठी टीचर न वा सौदलगेकर ने। सौदलगेकर किस विषय के अध्यापक थे? सही उत्तर हो जाएगा मराठी विषय के। अब हम अतीत में दबे पांव पाठ से वन लाइनर प्रश्नों को देखेंगे। जैसे कि अतीत में दबे पांव नामक पाठ के लेखक कौन हैं? तो ओम थानवी नाम है इनका। अतीत में दबे पांव पाठ पाठ क्या है? तो यह एक यात्रा वृत्तांत है और रिपोर्टाज है। अतीत में दबे पांव नामक पाठ में किस सभ्यता का वर्णन है? तो यह मोहनजोदाड़ो जो कि सिंधुकालीन सभ्यता है उसका वर्णन इसमें है। वर्तमान में यह पुरातात्विक स्थल कहाँ पर है? तो यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। मोहनजोदाड़ो किस नदी पर स्थित है? सिंधु नदी पर। मोहनजोदाड़ो किस काल के शहरों में सबसे बड़ा शहर है? तो वह ताम्रकालीन काल था। मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है मृतकों या मुर्दों का टीला। वर्तमान में मोहनजोदाड़ो को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका नाम है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो के टीले कैसे हैं? तो वो हैं मानव निर्मित। अगला प्रश्न है कि सिंधु नदी के पानी से बचने के लिए जमीन की सतह को किस तरह से ऊपर उठाया गया था? कच्ची पक्की ईंट की चुनाई से। अगला प्रश्न है कि मेसोपोटामिया के अभिलेखों में प्रयोग मेलुहा शब्द संभवतः किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो संभवतः यह मोहनजोदाड़ो के लिए प्रयोग हुआ है। मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? सही उत्तर है राखाल दास बनर्जी ने। राखाल दास बनर्जी कौन थे? तो वह एक पुरातत्ववेत्ता थे। राखाल दास बनर्जी यहाँ पर किस वर्ष आए थे? 1922 में आए थे। मोहनजोदाड़ो की खुदाई किसके निर्देश पर शुरू हुई थी? सही उत्तर है जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक कौन थे? वह थे जॉन मार्शल। यह स्थल किस चीज की अनूठी मिसाल है? सही उत्तर है नगर नियोजन की। सिंधु घाटी सभ्यता कितने साल पुरानी है? तो यह 5000 साल पुरानी है। मोहनजोदाड़ो का नगर कितने हजार साल पहले का है? 5000 साल पहले का। मोहनजोदाड़ो अपने काल में किसका केंद्र रहा होगा? सही उत्तर है सभ्यता का। मोहनजोदाड़ो का समाज कैसा था? तो यह साक्षर और सुसंस्कृत समाज था। सिंधु घाटी सभ्यता को किस सभ्यता के समकक्ष माना जाता है? सही उत्तर है मेसोपोटामिया यानी इराक की जो सभ्यता थी और मिस्र की जो सभ्यता है उसके समकक्ष माना जाता है। सिंधु घाटी का जल संबंधी अनूठी विशेषता क्या है? कि जल निकासी का बेहतर प्रबंध उसमें है। मोहनजोदड़ो नगर कितने हेक्टेयर में फैला हुआ था? तो 200 हेक्टेयर में। लेखक के अनुसार मोहनजोदाड़ो की आबादी कितनी थी? तो यह 85,000 थी। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदाड़ो के अलावा सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा शहर कौन सा है? सही उत्तर है हड़प्पा।
अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी संस्कृति किस प्रकार की मानी गई है, तो यह एक मैदानी संस्कृति मानी गई है। ये सारे प्रश्न आपको पाठ के अनुसार हैं। 100 वर्षों में अब तक मोहनजोदाड़ो के कितने भाग की खुदाई की गई है, सही उत्तर है 1/3। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो के स्तूप के चबूतरे वाले हिस्से को किस नाम से पुकारते हैं, सही उत्तर है इसका गढ़। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क की चौड़ाई कितनी थी, तो वह थी 33 फीट। महाकुंभ कितने फुट लंबा था, 40 फुट। महाकुंभ की चौड़ाई कितनी थी, 25 फुट। महाकुंभ की गहराई कितनी थी, 7 फुट। महाकुंभ के 3 तरफ किसके कमरे बने हुए थे, साधुओं के। महाकुंड में पानी के प्रबंध के लिए क्या व्यवस्था है कि उसमें कुएं बनवाए गए हैं। महाकुंभ में ईंटों के बीच चूने और चिरोड़ी के गारे का इस्तेमाल क्यों किया गया था, अशुद्ध पानी के प्रवेश को रोकने के लिए। महाकुंड के पास मिले ज्ञानशालाओं के अवशेष को क्या नाम दिया गया था, कॉलेज ऑफ प्रीस्ट। अगला प्रश्न है कि 2 पाथ और 8 स्नानागार कहाँ बने हुए थे, कुंड के उत्तर में। ध्यान दीजिएगा इसको। कोठार किस काम आते थे, कर से प्राप्त अनाज जमा करने के लिए। दाढ़ी वाली मूर्ति का क्या नाम रखा गया था, याजक नरेश। नर्तकी के अलावा किसकी मूर्ति मिली थी, दाढ़ी वाले नरेश की। मोहनजोदड़ो से सिंधु नदी कितनी दूरी पर बहती है, 5 किलोमीटर की दूरी पर। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त हुई नर्तकी की मूर्ति किस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं। मोहनजोदाड़ो की गलियों तथा घरों को देखकर लेखक को किस प्रदेश का ख्याल आया, सही उत्तर है राजस्थान का। मोहनजोदाड़ो के घरों में टहलते हुए लेखक को किस गांव की याद आई, कुलधरा की। मोहनजोदाड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीजों की संख्या कितनी है, 50,000 से अधिक। मोहनजोदाड़ो की लंबी सड़क अब कितनी बची है, 1/2 मील। सिंधु घाटी सभ्यता में कपास पैदा होता था, इसका क्या प्रमाण है कि वहां पर सूती कपड़ा मिला था। मोहनजोदाड़ो को नागर भारत का सबसे पुराना क्या कहा गया है, लैंडस्केप। मोहनजोदाड़ो की सभ्यता और संस्कृति अब किस जगह की शोभा बढ़ा रही है, अजायब घरों की। मोहनजोदाड़ो की वास्तुकला की तुलना किस नगर के साथ की गई है, सही उत्तर है इसका चंडीगढ़। खुदाई से प्राप्त गेहूं का रंग कैसा था, तो वह काला था। अजायब घर में तैनात व्यक्ति का क्या नाम था, अली नवाज। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। सिंधु सभ्यता की खूबी क्या है, सौंदर्य बोध। लेखक ने सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को क्या नाम दिया, समाज पोषित सौंदर्य बोध। यहाँ की आड़ी और सीधी सड़कों को आज के वास्तुकार क्या कहते हैं, ग्रिड प्लान। भग्न इमारत में कितने खंबे थे, 20 खंबे थे। डी के हल्का किसके नाम पर रखा गया है, दीक्षित काशीनाथ के। सोने की 3 सुइयां किसे मिली थी, काशीनाथ दीक्षित को। यहाँ के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से का नाम DKG किसके नाम पर रखा गया है, पुरातत्वविद काशीनाथ दीक्षित के नाम पर। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से फल उगाए जाते थे, खजूर और अंगूर। मोहनजोदाड़ो के सबसे ऊंचे चबूतरे में क्या विद्यमान है, बौद्ध स्तूप। आगे कुछ और प्रश्नों को देखते हैं, जैसे कि बौद्ध स्तूप कितने फुट ऊंचे चबूतरे पर निर्मित है, सही उत्तर है 25। स्तूप के महाकुंड की ओर जाने वाले रास्ते का नाम क्या रखा गया है, डिविनिटी स्ट्रीट यानी देव मार्ग। अगला प्रश्न है कि चबूतरे पर किसके कमरे बने हुए हैं, बौद्ध भिक्षुओं के। साधु के कमरे कहाँ थे, कुंड के 3 तरफ। दक्षिण में टूटे फूटे घरों के जमघट को किसकी बस्ती माना गया है, कामकरों की। उत्तर में 2 पात में कितने स्नानघर हैं, 8। अनाज की ढुलाई के लिए किस वाहन का प्रयोग किया जाता होगा, बैलगाड़ी का। मोहनजोदाड़ो में कुओं को छोड़कर अन्य चीजों के आकार कैसे थे, चौकोर या आयताकार। सिंधु घाटी के छोटे टीलों पर बनी बस्तियों को क्या कहा गया है, नीचा नगर। रंगरेज के कारखानों में क्या रखा जाता होगा, रंगाई के बर्तन। अगला प्रश्न है कि रंगाई का छोटा कारखाना खुदाई के समय किसे मिला था, सही उत्तर है माधो स्वरूप वत्स को। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि नालियों की क्या विशेषता थी कि नालियां पक्की ईंटों से बनी और ढकी हुई थी। सिंधु की खास पहचान, छापे वाले कपड़े को क्या कहते थे, अजरक। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसको कहते थे अजरक। और समूची सिंधु सभ्यता में औजार तो मिले परंतु क्या नहीं मिले थे, सही उत्तर है हथियार। तो यह थे आज की क्लास। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपनी तैयारी मेहनत से करिए, ज़रूर आप सफल होंगे। धन्यवाद।